नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 2 मई 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 10। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, कुछ प्रश्न जो बच्चों को संदेह था पहले उसे देख लेते हैं। केली दुधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। ध्यान रखना, केली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा सी 27%। संजय में देखोगे तो 30 दिया, अतुल में देखोगे 30 दिया है, संजय में देखोगे 10 दिया है, लेकिन जो उसका सही जवाब होगा वो सी होगा 27%। आप बुक में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो उत्तराखंड जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक बुक है, उसमें आप मिल जाएगा। ठीक है, आप दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से है यहाँ पर प्रूफ के साथ। कैली दुधाकरण क्या है? कैली विधि भी किसी समूह की उच्च तथा निम्न 27% पर आधारित है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कैली विधि भी किसी समूह के उच्च तथा निम्न 27% पर आधारित है, परंतु यह दोनों समूह के सही प्रतिशतों के अनुपात से संबंधित न होकर मतलब आगे ढेर सारी चीजें बोला है। और यहाँ भी इसके कई चीजें हैं। सिग्मा इकाई के आधार पर पदों के अंतर प्रदर्शित इस विधि के 4 चरण होते हैं। पहला चरण में क्या है? 27% उच्च 27% निम्न व्यक्तियों की छांटना, प्रत्येक पद के सही प्रतिशतों की गणना करके उच्च तथा निम्न समूहों को अलग अलग योग ज्ञात करना, समानता संभाव्यता वक्र की उपयुक्त तालिका में उच्च तथा निम्न समूहों के प्रतिशतों के योग के आधार पर सिग्मा मूल्य ज्ञात करना, उच्च समूह द्वारा प्राप्त सिग्मा मूल्य में निम्न समूह के सिग्मा मूल्य को घटाना। ध्यान रखना, क्लियर हो गया। तो जो केली दुधाकरण है इसमें उच्च तथा निम्न समूह के सही प्रतिशत कितना है? सी 27%। कई जगह मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ, तो आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, अतुल में 10 दिया है, अतुल में 30 दिया है, संजय में देखो 10 दिया है, तो ढेर सारी संभावनाएं कई जगह गलत रहता है, तो आप लोग परेशान मत हो। ऐसा नहीं कि सब मॉडल पेपर सही दिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्लियर हो गया। एक प्रश्न और है जो आप लोगों को समस्या था, तो इसका भी देख लीजिए। प्रश्न है, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए मितव्ययी। मितव्ययी मतलब होता है समय और धन कम लगे। ठीक है, उसमें मानकीकृत दिया है जो कि गलत है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप बुक में अगर देखना चाहेंगे इस प्रश्न को तो आप 60 पेज पर देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप प्रश्न देखते हैं। ध्यान रखें, किसी भी प्रश्न आपको संदेह हो तो आप प्रश्न संख्या जरूर डालें, प्लस बुक में अगर मिल रहा है तो बुक का पेज डाल दें। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा आसानी हो जाती है जल्दी से मतलब ढूंढने में क्या समस्याएं हैं देख लेते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा। वो लोग बहुत ज़्यादा जिस प्रश्न संदेह होता है तुरंत प्रश्न संख्या और बुक का पेज डाल देते हैं। इससे क्या होता है, समय वेस्ट नहीं होता है। प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है, अर्थात वर्ष के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी योगात्मक आकलन। थोड़ा सा तेज चलेंगे हम लोग। विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन या आकलन फॉर्मेटिव आकलन कहलाता है। ठीक है, विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन या आकलन फॉर्मेटिव आकलन कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। लेकिन जो वर्ष के अंत में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन। और जो वर्ष भर चलता रहता है, जैसे डेली आप पढ़ा रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो उसे फॉर्मेटिव आकलन कहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। तो वर्ष के अंत का आकलन योगात्मक आकलन, और सत्र भर मतलब साल भर चलने वाला आकलन या मूल्यांकन फॉर्मेटिव आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अर्थात सही है? ए, आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। बी,
या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है सी, या पृष्ठ पोषण के लिए उपयोग किया जाता है डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा सी, कठिनाई, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता है। आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। कई बच्चे परेशान हैं, कई बैच दिया हुआ जो कि गलत है। आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर, मतलब चेक करने पर एक ही परिणाम आए, उसे विश्वसनीय कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, दोनों। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ध्यान रखना, आप लोग जहाँ भी एग्जाम देने जाते हैं वहाँ जो भी बच्चे मिलते हैं उन बच्चों को इस चैनल के बारे में आप बताइए, प्लीज, हम्बली रिक्वेस्ट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, औपचारिक आकलन। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः 10 भागों में विभक्त किया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, नामित। और सबसे उच्च कौन सा हम लोग देख चुके हैं, तो अनुपात। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, मापन का सबसे उच्च क्या है? अनुपात। किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनुपात स्तर में महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखना, जो भी टाइम बचा है कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो भी हैं 2020, 21, 22, 2020, 21 री एग्जाम, 2021, 22 री एग्जाम, कम से 5 साल का पेपर, 5 पेपर आप तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से जो आगरा यूनिवर्सिटी का है वहाँ से प्रश्न, काफ़ी प्रश्न सेम टू सेम आएंगे, और ये सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट में रखा गया। अगर अपने प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न प्लस नेट JRF प्लस यूपी टेट, सी टेट, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे इस टॉपिक से, प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सकते हैं एग्जाम में, सारे प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो किस प्रकार के मापन में सत्य बिंदु विद्यमान होता है? तो सही जवाब था डी, अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है, मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है। मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, वर्ष और महीना दोनों। मापन है ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी। मापन क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कई बच्चे बोल रहे थे जो मापन होता है ये मूल्यांकन के पहले आता है, बाद में आता है, दौरान में होता है, तो आप यहाँ क्रम देखिए कौन सा सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो एक्चुअली ये पूछ रहा है सबसे विस्तृत कौन है, उसके बाद कौन है, उसका कद। सबसे जो विस्तृत है ध्यान रखना मूल्यांकन है, उसके बाद आकलन है, फिर मापन है। ठीक है, सबसे विस्तृत कौन है? मूल्यांकन है। और मूल्यांकन सबसे इसमें किसमें है? किसी में है नहीं, इसी पहले में ही है। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन बीच में है, लेकिन मूल्यांकन जो है आकलन से भी विस्तृत है, मापन से भी विस्तृत है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? आकलन आता है, फिर मापन आता है। ठीक है, तो बी भी सही हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे जो कम विस्तृत है वो परीक्षण या मापन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, सबसे विस्तृत मूल्यांकन, उसके बाद आकलन, फिर मापन। व्यापकता में अगर देखोगे सबसे व्यापक मूल्यांकन, फिर मापन, फिर आकलन, फिर परीक्षण, ये रहता है। लेकिन उसमें दिया नहीं गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फिर ए वाला ही सही हो जाएगा। और अगर क्रम देखोगे तो मूल्यांकन सबसे पहले होता है, फिर मापन, मतलब इसी को 2 बार कैसे भी लिख सकते हो इस तरह से, मूल्यांकन फिर मापन फिर आकलन फिर परीक्षण, या फिर मूल्यांकन मापन आकलन परीक्षण, इस तरह से कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 35 पेज आप ठाकुर पब्लिकेशन में देख सकते हैं। और क्रम परीक्षण में देखो सबसे पहले परीक्षण आता है, फिर मापन आता है, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, जबकि कई लोग देखो वो संजय मॉडल पेपर में दिया हुआ है मापन और मूल्यांकन साथ साथ है, जबकि ऐसा नहीं है, पहले मापन है, फिर आकलन है, फिर मूल्यांकन है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यापक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, छात्रों की एकता का निर्माण। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, व्यक्तिनिष्ठता। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो मॉडल पेपर में देखो मितव्ययिता दिया हुआ है। देखिए मितव्ययिता होता है, वैधता, व्यापकता, मितव्ययिता, ये सारे पॉइंट जो हैं अच्छे परीक्षण की विशेषता है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 59 पेज आप बुक में देख लीजिएगा। एक अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियां कौन कौन सी हैं? तकनीकी हैं और व्यवहारिक हैं। तकनीकी में कौन कौन से हैं? तकनीकी में मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विविधता, मानक, विशिष्टता। और व्यवहारिक कसौटियों में कौन कौन सा है? उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता। देखिए मितव्ययिता है, उपयोगिता, ग्रह्यता और प्रतिनिधित्व, सुगम भाषा, सक्षमता। ये सारे पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, जब कठिनाई मूल्य 50 हो। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 18 का बी हो जाएगा, बी ज्ञान। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है तो ज्ञान से। मैंने पहले बताया था ज्ञानात्मक पक्ष में कितने हैं? 6 हैं। भावात्मक में 6, क्रियात्मक में 6, कई बच्चे बोल रहे थे 5 हैं, तो आप देख लीजिएगा जो मेरी बुक था वो पब्लिकेशन में पेज नंबर 72 में 6 दिया हुआ। ठीक है, और ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन से है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष में अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, व्यवस्था, चरित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष में क्या है? उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ये सारे पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष मैंने लिख भी दिया है, बीएम ब्लूम ने प्रस्तुत किया था। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर कौन सा है? ज्ञान है, और अंतिम जो है मूल्यांकन। इस पॉइंट को ध्यान रखना। भावात्मक पक्ष में भी 6 है। कृतवाद ने प्रस्तुत किया था अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्था, चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? अग्रहण, और अंतिम है चरित्रीकरण। सारा पूछा गया है। क्रियात्मक पक्ष के भी 6 हैं, सिम्सन ने प्रस्तुत किया था, सारे पूछे गए हैं। उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। इसका प्रथम स्तर कौन सा है? उद्दीपन, और अंतिम आदत निर्माण। अगला प्रश्न है मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, शैक्षिक और प्रश्नों के प्रकार दोनों पर। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के उपकरण की है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के उपकरण की कसौटियां हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 21 का सही जवाब हो जाएगा ए, तकनीकी कसौटियां। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के उपकरण की है तो तकनीकी कसौटी है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है वैकल्पिक प्रक्रिया प्रश्न के पद कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, सत्य असत्य और सही गलत दोनों। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, वैध और विश्वसनीय दोनों। जो आपका हो रहा है ये विश्वसनीय भी है, जो प्रश्न सही होगा, आंसर सही होगा। निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को किस वर्ष में वर्गीकृत किया गया? तो ध्यान रखना, मैंने अभी ऊपर बता चुका हूं आपको, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1964 में। भावात्मक पक्ष पूछ रहा है, भावात्मक पक्ष कब है? 1964। किसने किया था? कृथवाल ने। और ज्ञानात्मक पक्ष बीएस ब्लूम ने किया था 1956 में। क्रियात्मक पक्ष सिम्सन ने किया था 1969 में। तीनों पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रशंसा संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, भावात्मक पक्ष से। अगला प्रश्न है किस तकनीकी का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रक्षेपी तकनीकी का। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मानव व्यवहार का अध्ययन। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक अनस्तक्सी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, क्रमित मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ये गलत है, क्योंकि नामित होता है जो सबसे निचला होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बोध का कार्य सूचक क्रिया नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यास्मरण।
अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी पर, विद्यालय, परिवार, समुदाय, सभी पर। अगला प्रश्न है, TAT परीक्षण की कार्य संख्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, 10 + 10 + 10, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सही जवाब हो जाएगा ए, अपसारी चिंतन। ठीक है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, अपसारी चिंतन, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्मृतिकरण। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सृजनात्मकता। अपसारी चिंतन का प्रयोग बुद्धि के समान में किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अभिसारी चिंतन का प्रयोग बुद्धि के समान में किया जाता है और अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के अर्थ में किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों का गुण सृजनशील होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता। अभिसारी चिंतन जो है ये बुद्धि के समान अर्थ में किया जाता है और अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के अर्थ में किया जाता है। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 6। मॉडल देखना, ए दिया हुआ जो कि गलत है। तो स्प्रिंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। आर्थिक व्यक्तित्व, धार्मिक, सामाजिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक, कलात्मक। अगला प्रश्न है, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, अमूर्त। अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की विधि है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है। सही जवाब हो जाएगा सी, क्रोनबेक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पी प्रकार के पद दोनों। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या और कहाँ पर आपको प्रूफ मिल रहा है, बुक में अगर है तो पेज नंबर डाल दीजिए, जिससे आसानी हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं और जहाँ भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हमले रिक्वेस्ट इस चैनल के बारे में आप बताइए। बुद्धि संवर्धित अनुपातिक चिंतन है, किसने परिभाषित किया। सही जवाब हो जाएगा बी, स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, TAT का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण मूर्य के औसत सिद्धांत पर आधारित है। इसे मॉर्गन एंड मरे द्वारा विकसित किया गया था। महत्वपूर्ण पूछ सकता है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्ध होती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 140 से ऊपर। प्रतिभाशाली बालक की बात कर, मैं कई बार बता चुका हूँ। 70 से कम है तो जड़ बुद्धि, 70 से 80 तो अल्प बुद्धि, 80 से 90 तो मंद बुद्धि, 90 से 110 सामान्य है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। 111 से 120 जो है तीव्र, 121 से 130 जो है लगभग प्रखर बुद्धि में आता है। कहीं कम ज़्यादा दिया रहेगा, लेकिन 140 से ऊपर रहेगा, कहीं 130 से ऊपर दिया रहता है तो प्रतिभाशाली रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है बुद्धि लब्ध वाला आप ध्यान रख जाना। रेंज प्रश्न पूछ सकता है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्ध का आविष्कार कौन है। आविष्कारक कौन है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्ध का आविष्कारक कौन है। ध्यान रखना, IQ की बात कर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 45 का, ध्यान रखना डी, इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पर IQ की बात कर रहा है। ठीक है, IQ की बात कर रहा है, इसमें से कोई नहीं है। IQ का आविष्कारक कौन था, तो ध्यान रखना IQ का आविष्कारक जो है बुद्धि लब्ध का आविष्कारक कौन थे, तो स्टर्न महोदय थे 1912 में। उसके बाद टर्मन ने क्या किया, स्टर्न महोदय ने क्या किया था, MA पांसीय कर दिए थे। फिर टर्मन महोदय आए, उन्होंने क्या किया, इसमें 100 से गुणा कर दिया 1916 में। ठीक है, तो 1912 में स्टर्न महोदय ने दिया था MA पांसीय IQ का फार्मूला। उसके बाद टर्मन महोदय आए, तो इसमें 100 से गुणा कर दिए। ठीक है, भाटिया जो है ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, बुद्धि लब्ध से नहीं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कहीं गलत मिल जाएगा आपको। छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। सही जवाब हो जाएगा सी,
ग्रेड। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, परीक्षण किस गुण को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, वैधता। परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, परीक्षण के गुण को क्या कहा जाता है? वैधता। लेकिन परीक्षण को मापा जाता है कितनी भी मापा जाए, कितनी भी बार मापा जाए, हर बार एक ही आंसर आए तो उसे विश्वसनीयता कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न पूछा जा सकता है। सूचना प्राप्त करने की औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुगमता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के डॉट डॉट को मापने के अर्थ विच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, समानता। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिकतम। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की योग्यता की तुलना। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राप्त क्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? सही जवाब हो जाएगा बी, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अभिक्षमता परीक्षण। ऐसे तो भी पॉइंट ध्यान रखना, जो मापन होता है ये भी भविष्यवाणी करता है, उसको तब पूछ ले। समानता, एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, विकर्ण आरेख विधि। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है। जेड स्कोर में समूह का मध्यमान, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना मध्यमान की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, 0, लेकिन विचलन की बात करता तो 1 हो जाता। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब है। जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 1 से 9। स्टेन होता तो 10 हो जाता। ठीक है, 1 से 10 हो जाता, तो स्टेनाइन स्कोर क्या हो जाएगा? 1 से 9। अगर स्टेन होता तो 1 से 10 हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है? 1 से 9। स्टेन का क्या है? 1 से 10। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, मैकॉल ने। अगला प्रश्न है, फ्लांग की त्रुटि है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्युत्तर की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1, और मध्यमान का 0। औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कल्पित मध्यमान विधि। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, मापन त्रुटि। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला? सही जवाब हो जाएगा ए, कैटिल। सांख्यिकी का कार्य है तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, बी तथ्यों की तुलना करना, सी जटिल तथ्यों को सरल बनाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, एनएसएसओ का पूरा नाम है अर्थात फुल फॉर्म है।
सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय प्रतिगत सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, इसमें मानक विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की प्रकृति है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विज्ञान एवं कला। पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है। देखिए स्टेनाइन पूछ चुका है, तो ध्यान रखना स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा बी 5। और स्टेनाइन होता कितना है जी, मतलब 1 से 9 तक। स्टेन कितना होता है, 10 तक। तो स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत पूछा है तो 5 हो जाएगा। 9 स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा अर्थात सबसे उच्च होता है। 1 स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे निम्न होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। 9 स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे उच्च होता है, अच्छा होता है, और 1 स्टेनाइन वाला प्राप्तांक जो होता है समूह बात कर रहा, समूह सबसे निम्न होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम है, जेड प्राप्तांक का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, मानक विचलन। तो दोस्तों यहाँ था BD 202 का फुल प्रैक्टिस सेट 10। हम लोग जो है अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना अभी समय बचा हुआ, देखेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है, तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर जितना हो सके बार बार पढ़िए। अगर नहीं है तो ध्यान रखना जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं इस टेस्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेट JRF और यूपी टेट सी टेट में आए हुए सारे प्रश्न जो आ सकते हैं एग्जाम में, प्लस जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है, सारे प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने जाइएगा वहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा प्लीज़। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को PDF और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हमारी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।